Good evening, I'm Monica, and today our guest is former Director Technical Education, Government of Haryana, and presently Advisor Terry Kurukshetra, Dr. MP Gupta. Welcome, sir. थैंक यू, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी इंट्रोडक्शन, आपके बारे में हमें कुछ बताइए। बड़े साधारण से परिवार में जन्म हुआ। आपके पड़ोस में नीलोखेड़ी में पढ़ाई हुई और उसके बाद उस टाइम का REC कुरुक्षेत्र, जिसको अभी NIT कहते हैं, उससे बीटेक किया और बीटेक करते ही नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक, जो भारतवर्ष की सबसे पहली पॉलिटेक्निक है, उससे अपना करियर शुरू किया। धीरे धीरे प्रमोशंस हुई, सिलेक्शंस हुई और डायरेक्टर की पोस्ट तक 2000 में मैं पहुंचा। एज ए डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े चैलेंजेस थे उस समय। हरियाणा में टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल शुरुआत थी, हम कह सकते हैं। उससे पहले NIT कुरुक्षेत्र होता था, एक मुरथल में इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, YMCA में होता था, और हरियाणा के हजारों स्टूडेंट्स साउथ इंडिया में जाते थे पढ़ने के लिए। महाराष्ट्र में जाते थे। बहुत ज़्यादा पैसा, हर साल कई करोड़ रुपया हरियाणा का बाहर जाता था। बच्चे बाहर जाते थे, सेकंड रेटेड सिटीजन ट्रीट होते थे। तो हरियाणा में कोई व्यवस्था नहीं थी। और जिस दिन मैंने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ज्वाइन किया, हरियाणा में एक सीट की कैपिटेशन फ़ी 12 लाख रुपए थी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा का बच्चा कोई एक सीट पे एडमिशन लेने के लिए 12 लाख रुपए दे और उसके बाद फिर एनुअल फीस दे 4 साल तक। तो ये स्थिति थी। चैलेंजेस बहुत थे। वुमेन पार्टिसिपेशन बड़ी कम थी टेक्निकल एजुकेशन में, SC पार्टिसिपेशन बड़ी कम थी। तो ऐसी स्थिति थी जब मैंने ज्वाइन किया। और चर्चा सरकार के साथ हुई, मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ सारी स्थिति आंकी गई और तय किया गया इकट्ठे बैठ के कि इसको बढ़ावा देना है। किसी तरह अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा प्रदान की जाए और बल्कि बाहर के बच्चों को भी यहाँ किसी तरह लाया जाए। तो एक टेक्निकल एजुकेशन का एक्सपेंशन का फेज शुरू हुआ। उस तरह हर साल कुछ कॉलेज आने लगे। हालांकि जब इस तरह से अभियान चलता है, साइमल्टेनियसली अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज आए। जितने भी सर्विस सरकार के थे वो ये कहते थे कि हमें 2008 तक इतने लाख इंजीनियर चाहिए, इतने लाख डिप्लोमा होल्डर चाहिए। IT का बड़ा जोर था क्योंकि उस वक्त में हमारे इंडियन इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे, विशेषकर US में। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था उसको 30, 40, 50 हज़ार रुपये की इमीडिएट नौकरी मिल पा रही थी। ये स्थिति थी। तो हमने भी काम किया। सरकार का बहुत आशीर्वाद और कोऑपरेशन रहा और हरियाणा में 2010 तक टेक्निकल एजुकेशन की 400% ग्रोथ थी। यहाँ तक कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो सिर्फ 14-15% होती थी टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में, ये बढ़कर 29% तक चली गई। टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम से मेरा मतलब है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट की कॉलेजेस, ये सारे आते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चैलेंजिंग भी रहा और बड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। सरकार के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था। उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेरी पार्टिसिपेशन हर लेवल की होती रही है। AICT जो कि एक्सट्रीम रेगुलेटरी बॉडी है कंट्री में, उनकी सभी कमेटीज़ पर आना, उसमें अपने सजेशंस देना, वो सारा रहा।
अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा था कि जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनकी जैसे बाढ़ सी आ गई है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये करके कम होते जा रहे हैं। तो इनके पीछे क्या रीज़न रहे कि एकदम से टेक्निकल कॉलेजेस को कम किया गया? जैसे मैंने बताया आपको, एक फेज था एक्सपेंशन का। यस। 2008, 9, 10 तक टेक्निकल एजुकेशन में एक्सपेंशन हो रही थी, हर साल बहुत कॉलेजेस आ रहे थे। कारण ये था कि नौकरियां बच्चों को मिल पा रही थी, आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड थी एकदम। अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि 2008 में यूएस में रिसेशन आया इकोनॉमी का, पहले 2-3 साल उसका इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट 2010 में आकर उस इकोनॉमिक रिसेशन का यूएस के इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा और एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ कम आने शुरू हो गए। इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टूडेंट जब आता है तो एक एम से आता है, कैरियर के एम से, कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नौकरियां मिलनी कम हो जाएं तो इंजीनियरिंग में खुद ब खुद बच्चे कम आना शुरू हो जाएंगे। तो 2010 में ये प्रोसेस शुरू हुआ कम प्लेसमेंट्स होने का। नेचुरली अगर कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, प्लेसमेंट्स नहीं हो पाएगी, तो वायबिलिटी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में 95% कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर मीन सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर में है। उन्होंने अपना खर्चा खुद निकालना होता है, जो कैपिटल लगा है या रेकरिंग खर्चे हैं, सैलरीज के खर्चे हैं, वो खुद निकालने होते हैं। वो तभी निकल पाएंगे जब स्टूडेंट से फीस आएगी। तो वो जब जैसे ही वो प्रोसेस शुरू हुआ, कॉलेजेस जो बने थे उस टाइम धड़ाधड़ कॉलेज बने थे, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कैपिटल अरेंज किया था। किसी ने बैंक से किया था, किसी ने कहीं से किया था, वो कैपिटल अरेंज करके लिया हुआ था पैसा। वो पैसा रिटर्न हो सकता था जब फीसें आए, एडमिशन्स आए। वो जैसे जैसे बंद हुए, एक तो वो पैसा वापस ना देने के कारण, अगर आप देखेंगे कि कितने कॉलेज हर साल बंद होते हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जो एनपीएस के कारण हो रहे हैं। तो वो बैंकिंग लोन वापस ना देने के कारण हो रहे। डेफिनेटली जब इस तरीके से कोई एक्सपेंशन होती है तो उसमें हर तरह के व्यक्ति आते हैं। वो 2010 तक का जो वक्त था, 2000 से लेकर, उसमें हर तरह का इंसान इसमें आया है कॉलेजेस एस्टेब्लिश करने में। वेरी फ्रेंकली मैं यहाँ तक कहूँ कि प्रॉपर्टी डीलर भी आया है, कोई राइस सेलर वाला भी आया। तो उनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा उस तरीके का एजुकेशन का नहीं था कि एजुकेशन किस तरह से देनी है हमने। तो उनमें वो क्वालिटी जो होती है, जो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो कारण तो बहुत हैं। रिसेशन एक मेन कारण है, अनएम्प्लॉयबिलिटी एक मेन कारण है, बैंकिंग का पैसा वापस ना जाना वो एक मेन कारण है, स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ना आके दूसरी तरफ चले गए, बीए, बीएससी, बीकॉम में चल जाने लगे, तो वो एक कारण है। और डेफिनेटली ये भी एक कारण है कि बहुत से कॉलेजेस जो उनको एकेडमिक क्वालिटी देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। अभी अगर आप जैसे क्वालिटी कह रहे हैं, तो क्वालिटी की मैं बात करूं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उनमें क्वालिटी है क्या एग्जैक्टली? बेसिकली हमारा ठीक सा बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बट ज़्यादा जोर लगना चाहिए टीचर्स पे, लैब्स में। हुआ क्या, शुरू में जैसे एआईसीटी कंडीशंस तय करती हैं, और उन्होंने शायद पहले पता भी नहीं होता, इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं जाता, उन्होंने नॉर्म्स डिक्लेयर किए कि 25 एकर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लैंड होनी चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, और जितना पैसा इन पे लगना चाहिए कॉलेज पे, मान लो एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, सपोज एक इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसमें से अगर आप 40 करोड़ रुपए इन चीज़ों पे लगा दोगे और बाकी चीज़ों के लिए पैसा नहीं बचेगा, लैब्स के लिए और टीचर्स के लिए पैसा नहीं बचेगा। क्वालिटी किसने देनी है? बहुत अच्छी बिल्डिंग
बहुत ज़्यादा लैंड ने क्वालिटी नहीं देनी, क्वालिटी देनी है टीचर्स ने। तो टीचर्स को अगर आप ठीक नहीं दे पाओगे, क्वालिटी नहीं आ पाएगी। हमारे कंट्री में वैसे ही इंजीनियरिंग में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उस तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए था पहले कि टीचर्स अवेलेबल हों, लेकिन उस तरफ उतना ध्यान जा सका सिस्टम का। एज ए रिजल्ट टीचर्स बड़े कम रह गए हमारे यहाँ। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आए और उनमें इतनी एक्सपेंशन हुई, या तो टीचर्स रिटायर्ड थे जो यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिटायरमेंट के बाद आए थे, या बिल्कुल फ्रेश टीचर्स थे। तो वो जो टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस होता है वो नहीं बन पाया। दूसरा, क्वालिटी से मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि प्रैक्टिकल्स पे फोकस हो, लैब्स में, वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा काम किया जाए, उनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो हमारे स्टूडेंट्स जो उनको मिलना चाहिए, आज स्टूडेंट एक आया है 4 साल के बाद यहाँ से निकल रहा है, तो उसमें क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए, कितना उसका प्रैक्टिकल्स में बेंट है, क्या प्रोजेक्ट्स उसने बनाए हैं, क्या क्या स्किल सेट्स उसने टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल सेट्स एक्वायर किए हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। तो जिन कॉलेजेस में ये नहीं हो पाया, जिन्होंने सोचा कि ये बिजनेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज एक बिजनेस है, डेफिनेटली उनका फेल होना तय था और वो फेल होते रहे। ये जो बंद हुए हैं, अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। हर साल, इस बार भी शायद करीब 180 के करीब कॉलेज बंद होने जा रहे हैं इंडिया में। सीट्स हाई गई थी, किसी कॉलेज ने 1000 कर ली थी, किसी ने 1200 कर ली थी। वो सीट्स भी अब कॉलेजेस कम कर रहे हैं अपने। बीच में 3-4 साल में एक और बदलाव आया, बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने, क्योंकि उनको ऑटोनॉमी होती है, उन्होंने ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठाया साइज बढ़ाने में। इनटेक 3-3 हज़ार कर लिया अपना एक साल में। सॉरी, एक सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो उसमें 3000 का इनटेक एक यूनिवर्सिटी कर रही है। 3000 का इनटेक कंप्यूटर साइंस में मतलब है कि 10 कॉलेज, बल्कि ज़्यादा कॉलेज। और वहाँ एक वो माहौल तो बना लेते हैं अच्छा सा यूनिवर्सिटी वाले, बट वो एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं होता। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ कुछ कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। एक कोई नाम मैं नहीं लूँगा, कोई मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एनसीआर में है, चंडीगढ़ के आसपास है। उस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 90% आ रहा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एक एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसका रिजल्ट 30% आ रहा है। इसके मायने ये नहीं निकाले जाने चाहिए कि ये यहाँ क्वालिटी नहीं है और वहाँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। इसके पीछे और बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जब ऑटोनॉमी का, डिस्क्रिशन का उस तरीके से फ़ायदा उठाया जाने लगता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इतना अवेयर नहीं है। स्टूडेंट्स तो एक भेड़ चाल से चल रहा है, सारे वहाँ जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हम भी वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसा कल्चर है, बड़ी ओपननेस है, वेरी फ्रेंकली। उससे अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते कि वर्कशॉप में कहाँ काम हो रहा है या लैब में काम कहाँ हो रहा है, उस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते। स्टूडेंट्स भी एक सॉरी इजी पाथ देख रहे हैं, उनका भी यही है। तो उसके कारण ये जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस हम इनको कहते हैं, इन पे बड़ा चौतरफा अटैक हुआ है। बैंकिंग सिस्टम से भी हुआ है, यूनिवर्सिटी से भी हुआ है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है, क्योंकि मैंने बहुत साल से ये टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम हर फेस में देखा है,
हर लेवल का देखा है। अभी भी मेरा मानना है कि जो एक कॉलेज जिसमें साइज कम है, स्टूडेंट्स का इनटेक कम है, वो बेहतर ध्यान दे सकता है स्टूडेंट्स पे, उसको बेहतर क्वालिटी दे सकता है। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल कॉलेजेस के डिफरेंस की, इंडिया और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें, और इंडिया के जो टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँ, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखते हुए प्लीज़ मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। जैसे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो बाहर की हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ प्रैक्टिकल्स पे बड़ा फोकस दिया जाता है। इंजीनियरिंग का सीखने का है कि आप प्रैक्टिकल करें और सीखें उसको।